चलें सर इब्तिदा करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अब तक जो हमने पढ़ा है, क्योंकि गैप के बाद मुलाकात हो रही है तो उम्मीद है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट एंड टास्क दिमाग से हो चुका होगा मेमोरी, लेकिन हम इंशाल्लाह रिवाइव कर लेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था सर आईएएस 16 में, जल्दी बताओ। हमने पढ़ा था सर आईएएस 16 में कि हमारे पास स्कोप जहां जहां पीपी की बात आएगी हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी, आईएएस 16। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं जो कितने पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, 4। कौन कौन से, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और रेंटल टू अदर्स। फिर आगे बढ़ते सर, हमने कहा कि सर हमारे पास और क्या चीज़ थी, हमारे पास जो है सर पीपी के बारे में हमने कहा इनिशियली मेजर करते हैं जब पहले दिन खरीदते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, पहली चीज़ परचेज प्राइस, दूसरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तीसरी डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हमने कहा सर परचेज प्राइस क्या चीज़ होती है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। फिर परचेज प्राइस में हम ऐड करते हैं क्या, नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस एंड। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताएं क्या पढ़ा था। एक्सचेंज ऑफ एसेट से पहले हमने पढ़ा सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या चीज होती है हमारे पास। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है हर वो कॉस्ट जो एसेट को उस पोजीशन और उस कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी हो, सही है, इस काबिल इस्तेमाल पोजीशन में लाने के लिए हो ज़रूरी। चलिए सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताएं। हमने पढ़ा था कि सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में एक तो वो कॉस्ट आती है जो कि आपको पता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कैरेज इनवर्स, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, ये सब। उसके अलावा हर वो कॉस्ट आएगी जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईएएस 16 एक वर्ड होता है इंक्रीमेंटल, वो यूज़ इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इजाफी। आईएएस 16 इजाफी की बात ही नहीं करता। बोले तुम्हारा एम्प्लॉय है वो इंस्टॉलेशन के ऊपर लगा हुआ है, उसकी कॉस्ट को भी क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे। क्लियर है सर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास दो तरह की कॉस्ट कभी भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। पहली कॉस्ट ट्रेनिंग कॉस्ट, दूसरी वो कॉस्ट जो कि हमारी नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस। ट्रेनिंग कॉस्ट क्यों नहीं बनती, क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती है इंसान को, एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय के ऊपर किसका कंट्रोल है। और सर जो दूसरी कॉस्ट थी जो कि हमारी नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस की वजह से होगी, सही है सर, वो हमने कहा जरूरी कॉस्ट नहीं होती। सर फिर आगे गए थे, हमने पढ़ा था डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसको हम डीकमिशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं और इसको हम रिस्टोरेशन कॉस्ट भी कहते हैं। सर ये कौन सी कॉस्ट होती है, क्या होती है, बताएंगे जरा ये। हमने कहा सर ये वो कॉस्ट होती है कि जो प्लांट हमारा है उसको डिसमेंटल करने के लिए इनकर की जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर ये जो कॉस्ट होती है, ये जो कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं, एसेट के अंदर ऐड करते हैं। बाद में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, हर साल इसमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है, लाइबिलिटी बढ़ती जाती है और एंड में ये पे हो जाती है। एक बच्चे का सवाल आया था मुझे कि उसने कहा सर अगर ये कॉस्ट बाद में हमने सोचा था 500 मिलियन आएगी, सपोज करें, और पहले दूसरे साल में जाके पता चला नहीं यार ये 400 आएगी, 600 आएगी, तब क्या करेंगे। तब कुछ करते हैं, वो हम पढ़ते हैं FAR 2 में, जिसको हम कहते हैं IFRIC 1। आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस में जो हमने सोचा था डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी वही कॉस्ट आएगी। सर फिर आगे गए थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, क्या एसेट के ऊपर फ्यूचर में कोई खर्चा करें तो क्या वो कैपिटलाइज होगा। हमने कहा डिपेंड करता है नेचर, एक होता है रेवेन्यू नेचर, एक होता है कैपिटल नेचर। और खर्चा वो होगा जो तीन में से कोई भी एक चीज बढ़ाएगा। पहली चीज क्या बढ़ाएगा, वो जल्दी बताएं। हमने कहा सर पहली चीज बढ़ाएगा लाइफ, दूसरी कैपेसिटी, तीसरी बिल्डिंग का मैंने एक एक्स्ट्रा फ्लोर बना दिया, मैंने हार्ड डिस्क जो है अपनी चेंज करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, ये सब कैपिटलाइज होंगे। इसी तरीके से अपना क्या कहते हैं लाइफ बढ़ाने का क्या होता है, गाड़ी का इंजन चेंज कर दिया। एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट का रेशो, रैम चेंज कर दी, मशीन का पुर्जा चेंज कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ गई। सर ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद
हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज के कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं। पहला केस हमने कहा कि सर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट गिवन हो और एविडेंट भी हो, तो नए एसेट को किस पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट गिवन ना हो या गिवन हो एविडेंट ना हो, और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन हो जो हम दे रहे हैं, तो फिर नए एसेट को मेजर किस पे करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। और थर्ड केस किसी की भी फेयर वैल्यू गिवन तो हम नए एसेट को किस पे मेजर कर रहे होंगे? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। सर क्या हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में? सर आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, शुरू में आज की क्लास के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। सर देखें, अब तक जो हमने पढ़ा ना, मशीन इंपोर्ट कर ली, मशीन खरीदी, और भाई खुद भी तो बना सकते हैं। मैंने ज़मीन ली, अब मैं उसके ऊपर यूजुअली खुद क्या बनती हैं? बिल्डिंग्स वगैरह, सही है, और मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, सही है सर। तो अगर मैंने एक बिल्डिंग बना ली और मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो आप में से कितने लोग अभी कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं? कितने लोग पढ़ चुके हैं? सर कॉस्टिंग जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनको भी एक आइडिया हम दे देते हैं। सर कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट होती है, क्या होती है? बनती है, तो उसमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अब मैं क्विकली एक दफ़ा, मुझे पता है आप में से बहुत सारों को आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए करवाता हूँ रिवाइज। सर ये मार्कर या आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, ये भी जब बना होगा ना, इसमें भी ये 3 चीज़ें। इसका मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। इसका मटेरियल क्या है? इंक, निब, है ना सर, ये इसका क्या है? मटेरियल है। ये मार्कर बनने के लिए मटेरियल चाहिए होगा। मटेरियल आके आपने रख दिया टेबल पे, खुद ब खुद तो मार्कर नहीं बनेगा, है ना सर। कोई बंदा चाहिए होगा जो इस मटेरियल को किसी मशीन में डाले, सही है, फिर जब बन जाए तो उसको चेक करे कि सही भी बना है या नहीं बना है। तो सर वो बंदा जो है वो कौन है? लेबर। और हमने कहा सर जो मशीन चल रही है मार्कर बनाने के लिए, जिस फैक्ट्री में मार्कर बन रहा है उसमें जो बिजली चल रही है, ये सब क्या है? ओवरहेड्स। मटेरियल, जो मटेरियल लगता है, लेबर जो कि मटेरियल को सही जगह प्रोसेस करने में सब में हेल्प करती है। और यूजुअली चीज़ें बनती किस पे हैं? मशीन पे। तो बाकी लेबर और मटेरियल के अलावा जितने भी खर्चे लगेंगे इस मार्कर को बनाने में, उनको हम आसान अल्फाज में क्या कहेंगे? ओवरहेड्स। सही है सर, उनको हम क्या कहेंगे? ओवरहेड्स। ऐसा ही है, पक्की बात है। तो चले सर अब आगे बढ़ते हैं, सबकी तवज्जो इधर ना। सर मुझे बताएं, एक नॉर्मल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक अदद बन रही है इमारत, बिल्डिंग। बिल्डिंग के केस में मटेरियल क्या होगा? सीमेंट, बजरी, सही है, सीमेंट एक्सेट्रा, ब्लॉक, जो भी हमने कहा। सर लेबर का आपको बताइए, बेचारा जो मजदूर काम कर रहा होता है ना। और बिल्डिंग के केस में ओवरहेड्स क्या होंगे? चलो ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, दिमाग। सर क्या बिल्डिंग बनने में एक अदद क्रेन यूज़ होती है? मशीनरी होती है, क्रेनें होती हैं, ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। जब वो चीज़ें यूज़ होती हैं तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगेगी। ओवरहेड, सही है सर। बिल्डिंग चलने में बहुत सारी मशीनें यूज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो किस पे चलती हैं? बिजली पे चलती हैं। वो बिजली की कॉस्ट क्या होगी? ओवरहेड्स। सही है सर। इसके अलावा जो मजदूर तुमने बेचारे मंगवाए हुए हैं, क्या वो खाएंगे पिएंगे? नहीं खाएंगे पिएंगे, उनके खाने पीने की कॉस्ट क्या है? ओवरहेड्स। सही है सर। तो हमने कहा बेसिकली कोई भी चीज़ हो, आपके मेरे इस्तेमाल की, हमारे कपड़े हो, हमारी चाबी हो, वॉलेट हो, सही है, ये लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, ये इन 3 कंपोनेंट्स के साथ ही बनती है। सही है सर। ये इन 3 कंपोनेंट्स के साथ ही। अभी दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी कि लेबर को हमने कहा बिल्कुल ही किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन से हटा दें, कुछ ना कुछ लेबर तो लगती ही लगती है। सही है सर। तो अब अगर एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट होगा ना,
उसमें भी यही 3 कंपोनेंट आएंगे, सही है। अब उसमें से हमें ढूंढना है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कौन से हैं। तो आए सर, अब सवाल की तरफ जाएंगे। तैयार हैं आप लोग? ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी तैयार हैं? सवाल का बेटा जवाब क्लास के एंड में पूछ ले, पिछली क्लास का है तो बच्चा। हाय अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या हुआ, स्कोर कितना हुआ? आज मैच नहीं देख रहे तुम लोग? ओवर 17.4 चले सर, आ जाएं हमारे हैंड आउट के पेज नंबर 3 पे, 4 पे। हैंड आउट किसके पास नहीं है? कौन है वो अजीम हस्तियां? एक ही है। चल पड़ोसी से शेयर कर, अभी करवाते, देखता हूं मैं बाहर जाके। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कह रहा है जर्नलाइज ट्रांजैक्शंस। अभी मैं जर्नल नहीं बना रहा, लेकिन अभी हम इस सवाल को बड़े गौर से करेंगे। ये सवाल बहुत सारे लोग इस किस्म के सवालात जिन्होंने पीआरसी किया है, पीआरसी में देख चुके होंगे, और अगर नहीं भी देखा तो कोई मसले की बात। आ जाए सर, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 4। सड़क लिमिटेड, रोड्स लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट्स ओन स्पेशली डिजाइंड रोड बुलडोजर्स। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड कॉस्ट इनकर्ड आर एज। भाई हमने कहा हम अपनी बुलडोजर्स खुद बनाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, क्या इसको बुलडोजर की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? यस या नो? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोजर, सही है सर। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया है 5 लाख का, यूज कितना किया है? तो मुझे बताएं कितना कॉस्ट के अंदर जाएगा, 5 लाख या 1 लाख? कितने लोग कह रहे हैं 1 लाख? हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं 5 लाख? गलती से डरे बगैर बताएं 5 लाख, शर्माएं डरे बगैर, कोई मतलब। सर सही जवाब है 1 लाख। देखिए मैंने खरीदा कितना है? 5 लाख, सही है सर। आपके घर में मेहमान आए, क्या है? मेहमान आए, एक मेहमान आए हैं और उसके 15-20 आधे घंटे बाद दूसरे मेहमान आने वाले हैं, सही है। तो आपके घर पे अगर मेहमान आया और अब्बू ने कहा बेटा 10 समोसे ले आ, कितने समोसे लिया? 10 समोसे लिया। और पहले वाले जो मेहमान हैं उन्होंने कितने खा लिए? 6 समोसे। तो बचे कितने? अब एक तरीका तो ये होता है कि तुम जैसे हरकत अक्सर घरों में करते हो, मेहमान गया तो फिर वो मेहमान के सामने खाना नहीं और उसके बाद टूट पड़ना, है ना सर, माले गनीमत पे। लेकिन अब्बू ने कहा नहीं बेटा रुको जरा, सब्र करो, जो बाकी 4 समोसे किसके लिए हैं? तो अगर मैं तुमसे पहले मेहमान का खर्चा, मतलब पहले मेहमान पे कितने के तुमने समोसे लगाए? 6 के। कितने के लगाए? आए कितने थे? अब्बू ने कहा था अगर ये पूरे खत्म कर देंगे तो भाई दूसरे ले आना, नहीं करते तो अब्बू ने कहा चलो यार अगले आ रहे हैं तो उनमें थोड़े हो सकते हैं कम वम ना पड़ जाए, तो 4 समोसे। तो देखा जाए तो लाए तुम 10 थे पहले मेहमानों की नीयत से, उन्होंने कितने खाए? 6। तो असल में उनकी कॉस्ट तुम्हारे घर को, तुम्हारे अब्बू को कितनी पड़ी? तो यहाँ पर भी सर ऐसा ही है, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा कितना था? 5 लाख का। यूज कितना किया है? तो बचा कितना? तो सर देखे ना, अगर एक मैं खरीद 5 लाख में खरीद तो कुछ भी लूँ ना, यूज जो कर रहा हूँ वो मेरा असल बुलडोजर बनने में एक्सपेंस है ना सर। जो बच गया वो अगली दफा काम आ जाएगा, जैसे अगले समोसे तुम चला रहे हो वो भी अगली दफा काम आ जाएगा, सही है सर। तो हमें वो चीज देखनी है जितना यूज हुआ हो। हाँ अगर ये हमें नहीं बताता ना यूज कितना हुआ है तो हम कहते हैं जितना खरीदा था सारा यूज, तो इस समय बता दिया भैया 5 लाख में से यूज कितना हुआ है? 1 लाख, इससे ज्यादा यूज ही।
चले सर आगे आते हैं। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड, बुलडोजर 40,000। टेस्ट टू इंश्योर रोड बुलडोजर सेफ बिफोर ब्रॉट इनटू यूज, कितना? 20,000। सर क्या सारे एसेट की कॉस्ट में आएंगे? फैक्ट्री लेबर ये भी आएगी, है ना? लेकिन आपने यहां तक समझा, सवाल खत्म नहीं, इसने कहा रुको जरा, अगले पेज पे और डिटेल है। वो कह रहा है 80% ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर वर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग। इसने कहा भाई जो ऊपर फैक्ट्री लेबर कॉस्ट दी हुई है ना मैंने, उसमें से 80% तो रोड्स बनाने पे लगी हैं, 20% किस पे लगी हैं? बुलडोजर पे। यहां पर हमें कॉस्ट निकालनी है बुलडोजर की, ऐसा ही है? तो हमने कहा हम टोटल नहीं लेंगे, 20% लेंगे बुलडोजर का, ठीक है। फिर कह रहा है रोड बुलडोजर was first brought into use on a contract that started on 1 November 20x2, although it was available for use from 1 October 20x2। सर 1 नवंबर को हमने इसको इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन ये अवेलेबल कब से था? 1। फिर कह रहा है कंपनी यूजेस सीधी लकीर मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स रोड दिस। सर अभी आप डेप्रिसिएशन को छोड़ दें, अभी सिर्फ आप सब मुझे इसकी कॉस्ट निकाल के बता दें कितनी आएगी रोड बुलडोजर। 220 पक्का? चलें सर आ जाएं। सबसे पहले आएंगे, एक एक करके कॉस्ट डालते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ बुलडोजर, रॉ मटेरियल यूज्ड, इस्तेमाल कितना हुआ है रॉ मटेरियल? 1,00,000, ऐसा ही है? आगे बढ़ेंगे, सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। अगली चीज क्या है? ओवरहेड्स। कितने ओवरहेड्स? 40,000। टेस्टिंग कॉस्ट कितनी है? सर लेबर कितनी लूंगा? कितने का? 60,000। 3,00,000 का सर टोटल कॉस्ट कितनी आई? 2,00,000। चलें सर अब आते हैं डेप्रिसिएशन को। आप लोग बता चुके डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसिड की वैल्यू में कमी ओवर वियर एंड टियर, यूज के साथ साथ। अब सर डेप्रिसिएशन हम शुरू कब से करते हैं? जब एसिड यूज में होता है या अवेलेबल फॉर यूज? क्राइटेरिया क्या होता है? बिल्कुल ठीक। सर हमने कहा यूजुअली डेप्रिसिएशन जो स्टार्ट हो जाती है व्हेन एसिड इज अवेलेबल फॉर डेप्रिसिएशन। क्या आपको पता है कितने मेथड है? गलत। बचपन में आप लोगों ने 4, देखो टोटल। एक और बात हैरत अंगेज बात बताऊं, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के बारे में सिर्फ कहता है डेप्रिसिएशन होनी चाहिए सिस्टमेटिक बेसिस पर, कोई भी मेथड बताता नहीं है। कोई भी मेथड IAS 16 नहीं बताता। एक मेथड से हमें मना जरूर करता है, एक मेथड से मना जरूर करता है, बाकी कहता है भाई तुझे जो समझ में आए ना तू वो कर। अच्छा हमने कहा सर कैसे, कौन कौन से डेप्रिसिएशन के मेथड आपने बचपन में पढ़े हुए बताएं? पहला मेथड होता है सीधी लकीर, है ना, स्ट्रेट। सर स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? हम अज्यूम करते हैं कि हर साल। फॉर्मूला क्या होता है इसका?
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसको सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं और इसका एक और नाम भी है स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय, सही है सर, ये इसका फॉर्मूला होता है। सर क्या स्ट्रेट लाइन में परसेंटेज दी जा सकती है? हाँ भाई, जितनी भी लाइफ, अगर इसको हम परसेंटेज में जाना चाहें, अगर स्ट्रेट लाइन में, तो ये कहता है 100% डिवाइडेड बाई लाइफ, सही है। अगर एसिड की लाइफ मेरे पास 10 साल है तो हमें कह सकता है 100% डिवाइडेड बाई 10, 10% हर ईयर एसिड क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। ऐसा ही है सर। अब दूसरा मेथड जो दुनिया भर में यूज होता है, रिड्यूसिंग, सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या बताता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस accumulated depreciation मल्टीप्लाई बाई रेट। ऐसा ही है, यही पढ़ा है आपने बचपन में। सर स्ट्रेट लाइन कहता है हर साल इक्वली, ये कहता है नहीं, एसिड जब पहले साल यूज होता है तो ज्यादा वियर एंड टियर होती है, सही है सर। पहले साल नया नया जोश होता है, आप नई गाड़ी लें, आप नई बाइक लें, आप उसको पहले साल ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना जी। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते फिर उसमें से दिल आपका इतना ख़त्म होते जाता है। पहले साल एहतियात भी करते हैं लेकिन यूज़ भी ज़्यादा करते हैं, सही है, जुनून होता है ना। तो हमने कहा पहले साल ये कहता है ज़्यादा डेप्रिसिएशन, उसके बाद फिर कम। फिर तीसरा मेथड यूजेज मेथड। अब सर यूजेज मेथड में हमारे पास आवर्स के हिसाब से भी लाइफ हो सकती है, यूनिट्स भी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब यूजेज समझना, यूजेज मेथड कहता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, एक तो ईयर्स में ना, एक होती है कि ये यूज कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेहरान गाड़ी, जिसको हम कहते हैं प्यार से दी बॉस। मेहरान की लाइफ अगर आप सुजुकी के पूछेंगे, बोलेगा 40 साल कि ये गाड़ी कितने साल चल सकती है? 40 साल। अब आप उसे पूछेंगे यार किलोमीटर में कितना चलेगी, तो वो कहेगा कि यार ये गाड़ी तकरीबन आपको जो है ना 4 लाख किलोमीटर चलाकर देगी। तो ये जो बता रहा है कि 4 लाख किलोमीटर, ये इसकी हो जाएगी यूजेज लाइफ, सही है, लाइफ इन किलोमीटर्स। इसी तरीके से ये एसी के एनएस ने लिया, बोला भाई क्या लाइफ है? बोले यार ईयर्स के हिसाब से तो इसकी लाइफ है 5 साल। कितनी है? 5 साल। केएनएस ने कहा अच्छा हमें आप घंटों में बताएं कि भाई घंटों के हिसाब से इसकी लाइफ कितनी होगी। तो बोला इसकी लाइफ है 5000 घंटे। तो अब अगर हम स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर तो लाइफ ही डालनी है, लेकिन अगर हम घंटों में चाहें तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे लाइफ इन आवर्स। इसी तरीके से एक मशीन है, एक मशीन है जो ये मार्कर बनाती है, उसको हमने कहा भैया उस मशीन की वैसे लाइफ, मैन्युफैक्चरर ने कहा 10 साल है। हमने कहा मार्कर कितने बनाएगी? उसने कहा 20 लाख मार्कर बनाएगी। तो उसकी लाइफ इन यूनिट्स कितनी हो गई? तो यूजेज मेथड में हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स, यूनिट्स या किलोमीटर, ये निकाल रहे होते हैं। ऐसा ही है सर। एक और मेथड है जो कि सबसे बेकार है, सम ऑफ ईयर डिजिट। इसका फॉर्मूला याद है किसी को? क्या पढ़ा था, भूल गए? और इसका बेसिकली हम ईयर्स का सम कर रहे होते हैं, 5 + 4 + 2, सही है ना, और उसका एक रेशो निकाल लेते हैं। लेकिन सर ये मेथड दुनिया भर में अब क्या होता है, कहने को तो है ऑब्सोलीट है। अब आए सर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है? स्ट्रेट लाइन। क्यों? अकाउंटेंट की सुस्ती। बोलता है भाई कौन हर साल ये रिड्यूसिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसने कहा सिंपल स्ट्रेट लाइन है, सिस्टम में डालते हैं
और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर डेप्रिसिएशन आ जाती है। तो अकाउंटेंट कहता है मैं क्योंकि सुस्त हूं इसीलिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। सर लेकिन सबसे ज्यादा लॉजिकल कौन सा बनता है, रिड्यूसिंग बैलेंस। तो अगर मैं आपको बताऊं ना एस्टिमेटेड 80% कंपनीज स्ट्रेट लाइन यूज करती हैं, बाकी 19% ये और बाकी शायद 1% कंपनीज कौन सा यूज करती होंगी, यूजेज। ऐसा ही है सर। अब सुनना कि सर हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला में एक और जो है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सर स्टैंडर्ड ने भी ये मेथड हमें नहीं बताए, ये हमने खुद निकाले। स्टैंडर्ड ने कहा एक मेथड मैं अभी बता रहा हूं, सुन लेना, इसकी मदद से डेप्रिसिएशन निकालोगे नहीं। हमने कहा कौन सा मेथड, ये 2016 में इसने पाबंदी लगा दी। कुछ कंपनीज ने वो मेथड भी यूज करना शुरू कर दिया। वो मेथड था रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन। उसका फॉर्मूला पहले समझो, रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन। स्टैंडर्ड ने कहा भैया आप ये मेथड जो है ना इसको खत्म करो। ये मेथड के अलावा तुझे, तो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अगर कहीं आपसे इंटरव्यू में सवाल हो IAS 16 IAS कौन सा मेथड रिकमेंड करता है डेप्रिसिएशन का, बोलेंगे कोई नहीं, ये सब हमारे अपने बनाए हुए मेथड है। हाँ एक मेथड से रोकता है, वो कौन सा है, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू इन दी ईयर। अब मैं आपको इसके पीछे की लॉजिक भी बताऊंगा, कोई कॉपी कुछ करने की, सिर्फ ये फॉर्मूला। सपोज करो मैंने एक मशीन खरीदी कितने की, 5 लाख, माइनस मैंने कहा 50,000 की बिक जाएगी। मैंने कहा इसका टोटल आपको क्या लगता है मैं रेवेन्यू कमा लूंगा। किसी ने मुझे कहा भाई इस मशीन से आप टोटल 5 मिलियन कमाओगे। ठीक है, पहले साल में कितने कमाए, 3 लाख। टोटल 5 मिलियन मुझे लगता था सेल्स करूंगा इस मशीन से, पहले साल में कितनी की मैंने, 3 लाख। बताओ कितनी आ रही है डेप्रिसिएशन, 4.5 लाख डिवाइड बाय 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, कितनी, 27,000। अब सर स्टैंडर्ड ने कहा भैया ये मेथड हराम है, तू सम ऑफ ईयर भी यूज कर सकता है। वो कंपनियां यूज नहीं करती अलग बात है, यूजेज भी ये मेथड यूज नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताएंगे क्यों स्टैंडर्ड ने, क्योंकि कंपनीज ये करती थी, क्योंकि स्टैंडर्ड तो बोला है, स्टैंडर्ड तो रोकता नहीं है ना। स्टैंडर्ड अगर किसी चीज से आपको रोके नहीं तो आपने कहा मेरे तो मजे है ना सर, अम्मा अब्बा ने किसी चीज से रोका नहीं तो आप वो काम करते हैं, और रोके तो वो ज्यादा करते हैं। तो लेकिन कंपनीज नहीं कर सकती, ऑडिटर होता है। क्योंकि देखिए सर कंपनीज अगर कोई भी गलत अकाउंटिंग करेगी, उनके सर पे कौन बैठा हुआ है, ऑडिटर। जब उनके सर पे ऑडिटर बैठा हुआ है तो ऑडिटर आके बोल देगा गलत है। स्टैंडर्ड ने कहा ये मेथड 2016 के बाद कोई कंपनी नहीं करेगी। अब मैं लॉजिक पूछता हूँ क्यों, तुक्का लगाओ, मुझे पता तुम लोग को इतना अच्छा नहीं आता होगा। ये किसका था हैंडआउट, सर हम मशीन के जरिए से कैसे पता लगा सकते हैं कि इससे हम इतना ही कमाएंगे, अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा भाई कोई भी है। सर कुछ बच्चों ने जवाब दिया था, क्या कुछ रेवेन्यू का कह रहे थे। अंदाजे तो तुम्हारा बेड डेट्स पड़ा है बचपन में PRC में, तुम कहते हो बशीर पैसे खा जाएगा, बशीर पैसे खा जाएगा, है ना सर। अंदाजा ही होता है ना, हो सकता है बशीर ना खाए, तबलीग में से होकर आए सुधर जाए, सही है, तो बशीर सर सुधर भी तो सकता है। तो सर बशीर वो अलग है ना, तो अंदाजा तो अकाउंटिंग कहती है। तो क्या मतलब क्यों मना किया, सही है, कहीं ना कहीं सच सही पहुंच रहा है, सही है। तो फिर तो ये चलेगा ही नहीं ना। लेकिन अगर रेवेन्यू है भी तो भी कहते हैं आप रेवेन्यू हो ना हो ये करेगा ही नहीं, तो हो वरना वो कहते हैं ना जिसका जीरो उसका ना करो, करेगा ही नहीं। मशीन की
कॉस्ट या मशीन की वैल्यू की गिरने का रेवेन्यू से कनेक्शन? भाई मशीन कहते हैं हमने ली क्यों है, रेवेन्यू कमाने के लिए ना, तो जितना बेनिफिट मिल रहा है उतना हम डेप्रिशिएट करते हैं। रेवेन्यू तो प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकता है, इस पे फिर अलग-अलग वैल्यू नहीं करता। सर जरूरी थोड़ी सारा रेवेन्यू मशीन के जरिए से कमाया। यूजुअली हमने कहा एक मशीन नूडल उसी मशीन पे बन रहा है, तो अंदाज़ा करते हुए सर कहीं ना कहीं तुम लोग सब सही हो, अच्छी ट्राई है, आई एम इम्प्रेस्ड। सर देखें रेवेन्यू वो फिगर है जो कंपनी फ्यूचर की, भाई टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू के बारे में क्या मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ फ्यूचर में कितना कमाएगी, है ना। और यहाँ पर मैं कहूँगा इंसान जो है ना, आप और मैं हमेशा खुश फहमी का शिकार होते हैं अपने बारे में भी, है ना। किसका शिकार होते हैं? खुश फहमी का। खवातीन से आप पूछें 99% खवातीन को लगता है कि उनका फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, सही है। इसी तरीके से 99% खवातीन को लगता है ये जितनी भी ये टीवी वगैरह में हीरोइनें वगैरह आती हैं उन्होंने प्लास्टिक सर्जरियाँ कराई हुई होती हैं, इनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, अगर हमें भी ये सब मिले तो हम तो इनसे ज़्यादा अच्छी हैं। लड़कों को खूबसूरती ये वो खूबसूरती, लड़कों को खुशफहमी ये होती है कि उनसे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। तो ये इंसान को अपने बारे में क्या है सर? खुश फहमियाँ हैं। तो यहाँ पर कंपनी कौन चलाते हैं? इंसान। उनको भी खुश फहमी होती है रेवेन्यू को लेके। सही भाई, असल चीज़ कंपनी कमाती किससे? रेवेन्यू से कमाती है ना, कि यार कंपनी इतना रेवेन्यू कमाएगी। सपोज करो अब यहाँ पर मैंने खुश फहमी में ही कहा 5 मिलियन, पहले साल कितना आ रहा है? 3 लाख। अगले ने कहा तेरी मशीन 1 साल नया प्रोडक्ट आया मार्केट में होता है 3 लाख, नहीं फ्यूचर में कमाएगी। तो अभी जो फ्यूचर की चीज़ है ना, इसको कोई वेरीफाई, जबकि देखो सर यहाँ पर लाइफ मैन्युफैक्चर वेरीफाई कर सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आर्ट्स कौन वेरीफाई कर सकता है, लेकिन सर यहाँ पर जब रेवेन्यू की बात आती है ना तो इसको वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल है। तो कंपनीज करती क्या थी? रेवेन्यू के बारे में बहुत लंबी लंबी उम्मीदें रखती थी, हम तो अरबों कमाएंगे, है ना, वो होता है दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। तो इस चक्कर में स्टैंडर्ड ने कहा तुम इस चक्कर में जब रेवेन्यू को बढ़ाते हो, भाई मैं अगर इसको 5 मिलियन से कर दूं 10 मिलियन तो ये हो जाएगी 13,500 की डेप्रिसिएशन। ऐसा ही है, वह तुम जितना रेवेन्यू के बारे में खुद कर करके बढ़ाते जाओगे डेप्रिसिएशन क्या होती जाएगी? कम। डेप्रिसिएशन कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये वही तो तुम्हें शुरू में क्या बताया था, विंडो ड्रेसिंग। तो बोला ये मसला है तो याद रख लेना, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अब अलाउ नहीं है। तो क्या हम यहां तक क्लियर हैं? तो हमने कहा सर डेप्रिसिएशन यहां पर, तो इस सवाल पे फिर आ जाते हैं, इसने हमें क्या कहा है, कौन सा मेथड है? और इसने कहा है कि मशीन, ये जो अपनी बुलडोजर अवेलेबल फॉर यूज कब था और हमने इस्तेमाल कब किया? तो अब मुझे बताएं अक्टूबर से डेप्रिसिएशन लूंगा नवंबर से? कितने लोग कह रहे हैं अक्टूबर, कितने लोग कह रहे हैं नवंबर? चलें सर, एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में जो कि हमारे पास समरी में भी लिखा हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप हमारे साथ हैं, आपको अपने से रिलेटेड ये खुशफहमियां हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट लिखा है बेटा खुर्रम। चलें सर अब समरी पे आते हैं। देखिए समरी में हमारी सारी बातें लिखी हुई, आप आ जाएं। सब्सिक्वेंट मेजर में पेज नंबर 2 है हमारा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में अगर आप आए डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल, सब कॉस्ट मॉडल में देखें आखिरी लाइन डेप्रिसिएशन के नीचे आ रही है, ऐसा ही है। तो अब हमने कहा सर ये कह रहा है, आखिरी लाइन अभी पढ़ा रहा हूं, डेप्रिसिएशन कमेंसेस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। डेप्रिसिएशन कमेंसेस, समरी में आए, व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर। सर डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा। हो सकता है एसेट अवेलेबल फॉर यूज तो अक्टूबर में था, मैंने इसको यूज किया है जनवरी में, तो अब मुझे डेप्रिसिएशन कब से लगानी है? क्योंकि स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है भाई तू यूज कर ना कर, पड़े पड़े भी तो एसिड खराब होता है, जंग लग जाता है। तो हमने कहा ये अच्छा, इसी के नीचे लिखा हुआ है अमेंडमेंट्स टू IAS 16। सर ये अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस। भाई देखना एक बात, अगर एक IAS आ गया हर्फ आखिर थोड़ी है ना भाई। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा,
लेकिन हमने कहा कि बाकी तो इंसान के भाई बाकी जो किताबें थी, बाइबल है, सब है, वो भी अल्लाह की तरफ से ही थी, है ना। बट एज अ मुस्लिम हमारा बिलीफ क्या होता है कि आगे जाके, बल्कि क्रिश्चियंस का भी बिलीव होता है कि उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स, बाइबल के डिफरेंट वर्जन्स मौजूद हैं। तो इंसान ने जब अल्लाह की दी हुई किताब, जिसका एक अल्लाह ने खुद वादा किया है कुरान का, उसके अलावा किसी किताब को नहीं छोड़ा है, तो IAS 16 तो एक IAS है, इसमें भी हर थोड़े दिनों बाद अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट आनी भी चाहिए। अमेंडमेंट बताओ कैसे आती है भाई, एक स्टैंडर्ड आ गया, किसी ने अपनी राय दी, थोड़े टाइम बाद किसी ने इनको समझाया IAS वालों को, तुम जो रेवेन्यू की बेस पे तुम डेप्रिसिएशन अलाउ करते हो, तो भाई ये तो कंपनियां इसको बेवकूफ़ बना रही हैं, हर साल रेवेन्यू से नई उम्मीदें बांध लेती हैं, रेवेन्यू बढ़ता है, डेप्रिसिएशन क्या हो जाती है। तब स्टैंडर्ड ने कहा भाई ये हटाओ, तो इसने लिख दिया रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन इज प्रोहिबिटेड, मतलब मना है। और अगली चीज देखो क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन मेथड रिफ्लेक्ट्स द पैटर्न इन विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड। इसने बस इतनी सी लाइन दी है, इसने नहीं कहा तू स्ट्रेट लाइन पे जाओ, इसने नहीं कहा कि भाई तुम रिड्यूसिंग, इसने कहा भैया ये है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमें डेप्रिसिएशन का मेथड तो लगाने की कोई भी इजाज़त है, सही है, लेकिन रेवेन्यू वाला लगा। अब सर जब अवेलेबल फॉर यूज़ वाली इसने बात की, तो हमारे पास इस सवाल में एसेट कब अवेलेबल फॉर यूज़ था, बताओ भाई, अक्टूबर, है ना सर। तो हमने कहा, और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, दिसंबर, तो डेप्रिसिएशन आ गई, कितनी आ रही है डेप्रिसिएशन, कितनी आ रही है भाई, 2,20,000। इसमें कुछ बताया हुआ अभी हमें इसकी लाइफ वाइफ के बारे में भी ना, क्या बताया मेरा बच्चा, depreciation method reflects the pattern in which future economic benefits are expected to be consumed। हमने कहा डेप्रिसिएशन मेथड रिफ्लेक्ट करेगा जिसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड, और सॉरी इसके बाद हमने कहा स्ट्रेट लाइन बेसने में कहा भाई हमें लगता है हर साल इक्वल होंगे, तो हम आए पेज नंबर 4 पे, कंपनी यूजेस सीधी लकीर मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स बुलडोजर, vehicle is expected to be sold for rupees at the end of its expected life of 5 years। तो सर अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से जाऊं, कॉस्ट कितनी हो गई, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, सर 5 साल कर दिया तो 1 साल की आ जाएगी ना, लेकिन इस साल मैंने यूज कितना किया है, 3 महीने, अक्टूबर नवंबर 10। तो सर मेरे पास एसेट की बुक वैल्यू कितनी आ गई, 209,350। हाँ जी, ये हमने कहा हो गई कैरिंग अमाउंट, इसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, सही है सर। ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को लगता है कि IAS 16 आसान है, अभी रीवैल्यूएशन नहीं भरा ना, वो भी आसान है। देखो मैं हमेशा एक बात बताऊं, बच्चे के दिमाग में कुछ बातें फंसी हुई होती है, और ये हम ऐसा इंसान भी हमारे दिमाग में बातें, मैं आपको बताऊं, मैंने ना स्कूटर चलाना बहुत देर से सीखी, क्योंकि मुझे लगता था मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और बगैर स्कूटर के बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहा एक्सीडेंट तो वैसे भी हो गया। तो फिर मैंने स्कूटर चलाना, मतलब मैंने सीखी बहुत देर से सीखी, जो यूजुअली मेरे हिसाब से लड़के को 15-16 साल में स्कूटर चलाने आनी चाहिए आज के दौर में। तो ये दिमाग में बसा हुआ था। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हम तो जो है ना, आज तक मेरा कोई भी पेपर पहली अटैम्प्ट में CA का नहीं निकला है। तो पहली अटैम्प्ट को ट्राई बॉल लेके जाते हैं हर पेपर में। मैं कहता हूँ यार ये दिमाग में तुम्हारे फंसा हुआ है, अब तक नहीं हुआ तो भाई आगे इंशाल्लाह होगा। दिमाग में होता है कि हम, टीचर कहता है बहुत मुश्किल है, यकीन मानो मैं आपको बार बार कहता हूँ, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, मैंने इंटर इंजीनियरिंग से किया। तो कितने लोगों ने इंजीनियरिंग से किया इंटर?
सही है। और कोई है डीजे वाला, मैंने डीजे से किया। तो मुझे लगता था कि फिज़िक्स बहुत मुश्किल है, सही है। उस टाइम पे मुझे लगता था, एक टीचर होते थे हमारे बड़े अच्छे, सर अफजाल बुखारी, बच्चे उनकी क्लास में, सर क्या पढ़ाते हैं, मैं कहता था क्या पढ़ाते हैं इसी तरीके से। लेकिन मेरे दिमाग में एक था ना कि भाई मुझे नहीं होगा इंटी, तो मैं आपको सच बताऊं ये था। लेकिन मुझसे अगर आप पूछे ना, वैसे अगर मैं आज ऑनेस्टली अपने एक वो इंजीनियर मेरे दोस्त हैं, सर पढ़ते वो भी बहुत है, पढ़ते आप भी बहुत है। आईकेप सिर्फ एक चीज़ में आपको मारता है, इसको अगर समझ लिया ना इंशाल्लाह सीए पास है। वो आपसे कम वक्त में सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करवाता है, चीज़ें मुश्किल नहीं है, वो आपको बर्डनाइज करता है। यहाँ पर एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी है आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करवाएं, एंड में आपको बता दें रिवाइज कैसे करना है, क्योंकि एंड में आखिरी दिन अक्सर रिवाइज करने में बच्चे की हालत टाइट। और ये सिखा दें कि भाई देख, इंटर का ए लेवल्स का ज़माना गया, अब पेपर टेक्निकल आएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे इंटर वगैरह में भी कोई इतना, यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर होते बड़े काबिल है, लेकिन टीचर कोई आप सोचें तो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, आप यकीन माने यूनिवर्सिटी में अगर आपके कोई भाई बहन वगैरह भी पढ़ रहे हो और तो आप अक्सर देखेंगे वहाँ पर टीचर को जो इज्जत मिलती है ना, उफ, क्यों? क्योंकि आपका पूरा रिजल्ट टीचर के हाथ में होता है। और भाई मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ाया, एक लड़का इतने सारे, वो गया था गाँव में ना, वापसी में इतने सारे भाई वो लेके आ गया ड्राई फ्रूट्स। मैंने कहा क्यों लाया है ड्राई फ्रूट्स? वो तकरीबन होंगे कोई 8-10 हज़ार के। मैंने कहा भाई क्यों लाए तू इतने ड्राई फ्रूट्स मेरे लिए? बोलते नहीं नहीं सर आप मेरे सर है ये वो। मैंने देख एक बात याद रख, तू ये दे या ना दे, तेरे मार्क्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो देख मुझे देने से अच्छा है कि तू किसी ऐसे टीचर को दे दे जो तुझे इसके बदले, क्या वो बच्चे ने फिर दिए तो सही, लेकिन देख ये नहीं समझ आना। लेकिन वहाँ पर बच्चा टीचर को इतनी इज्जत क्यों दे रहा होता है? क्योंकि उसको पता होता है कि यार अल्टीमेटली इसी ने मुझे, तो एज अ टीचर भी मैंने भी यूनिवर्सिटी का पेपर लेना यकीन मानो बहुत आसान बनाया। अगर मुश्किल बनाऊंगा फिर ये फेल होंगे, फिर रोते हुए आएंगे सर पास कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मैंने कहा भाई आसान बनाओ, चेकिंग भी आसान है, मुझे ही करनी थी, सही है। तो इसीलिए आईकेप आपको ये करता है कि आपका पेपर भी, क्योंकि चेकिंग उसको पता है उसके लोग रखे हैं। और आपको पता है आईकेप की एक कॉपी चेक होने का, अभी मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, आज से कुछ टाइम पहले आईकेप की एक कॉपी चेक होने के 1000 रुपये बनते थे। अब आप सोचें अगर एक बंदा 15-20 मिनट लगा के तुम्हारी, उसके पास आंसर भी होता है, तुम्हारी 20 मिनट लगा के कॉपी चेक करता है, तो बोलते सही 1000 रुपये कमा लिए। तो इसी तरीके से अगर वो 200-250 कॉपियाँ चेक, और आईकेप की जो कॉपियाँ चेक करता है ये भी समझ लो, ये डिपार्टमेंट भी बड़ा सीक्रेट होता है। मैं के इलेक्ट्रिक में जॉब कर रहा था, मेरा एक ही पेपर लेता था ऑडिट का, और वो मैंने दिया था। तो मुझे याद एक दफ़ा मैं जा रहा था एक क्लाइंट, मेरे एक दोस्त का मुझे मैसेज है, वो ACC क्वालिफाइड था के इलेक्ट्रिक में था। उसने कहा तेरा कौन सा पेपर लेता है CA का? मैंने कहा ऑडिट। उसने कहा अभी हमारे डायरेक्टर थे के इलेक्ट्रिक के, जो कि मेरे बॉस भी थे। मतलब मैं उनके रूम में किसी काम से गया था और उनके रूम में CA फाइनल के ऑडिट की कॉपियाँ पड़ी हुई थी, सही है। अब आप सोचें, मैंने कहा यार मेरा ही डायरेक्ट हो सकता है मेरी कॉपी इनके पास आ गई हो, सही है। लेकिन ना मुझ में इतनी हिम्मत हुई, ना उन्होंने कभी डिस्क्लोज, ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं NDAs दुनिया भर में, आईकेप भी करवाते हैं। जब मेरा कैरियर में डिज़ाइन में क्वालिफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, कैरियर में डिज़ाइन में जा रहा था ना, तो मैंने अपने बॉन को पूछा, मैंने कहा आपसे एक बात पूछूं, आप आईकेप की कॉपियाँ चेक करते हैं? उन्होंने हाँ, वो मुस्कुरा दिया, उन्होंने हाँ या ना कहा, उन्होंने कहा नो कमेंट, सही है। मतलब करते थे बट उन्होंने नहीं, जो है ना उन्होंने मुझे बताया कि तो तुझे कैसे पता चल, तो और बस भाई नो, मुस्कुरा दिया, बोला नो कमेंट्स। तो आईकेप ये करता है। इसी तरीके से आईकेप एज अ टीचर हमसे भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करवाता है, लेकिन वो हमें भी यूजुअली कहता है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। हाँ, कुछ जगह पे एक स्टडी टेक्स्ट जो है FAR 1 की जो पुरानी वाली थी, उसमें एक चैप्टर मैंने लिखा था पुरानी स्टडी टेक्स्ट में, सही, जब सिलेबस चेंज होने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये सब, लेकिन आईकेप का प्रोसेस बड़ा अच्छा है, ये कभी ये दिमाग में नहीं रखना। और एक बात बताऊं, एक दफ़ा 1980s में वो जो हमारे बड़े भाई होते हैं जिनका माशाल्लाह
DHA के नाम से काफ़ी बिजनेस भी है। उन्हीं में से एक बंदा था, उन्हीं के मतलब उसमें से 1980s में एक लड़का था किसी उनके रिश्तेदार का, उसका एक पेपर नहीं निकल रहा था CA फाइनल का। ICAP को ऊपर से प्रेशर आया कि इस बच्चे को निकालना है। उस टाइम में जो ICAP की कौंसल थी उन्होंने कहा सर इदारा बंद कर देंगे, पास नहीं करेंगे। ऊपर से मतलब ICAP वालों ने क्या कहा सर आपको इदारा बंद करना है ना, आप कर सकते हैं, आप इदारा बंद कर दें। सोचें वो टाइम था ज़ियाउल हक का, सही है। तो ज़ियाउल हक तो सबसे मजबूत डिक्टेटर कहा जाता है अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े। उस टाइम में भी क्या कहा हमारे जो ICAP की कौंसिल के बड़े थे, भाई इदारा बंद हो जाएगा, ये बंदा पास। आपको क्या लगता है अभी क्या पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मारती होंगी? बिल्कुल करते होंगे, लेकिन ICAP ने अपना एक। और आपको एक और बात बताऊं, ICAP में आपकी एक कॉपी, अब तो खैर सवाल वाइज टेस्टिंग होती है, पहले होता था कॉपी। अब ICAP आपकी कॉपी को क्या करते हैं, आपकी जो कॉपी होती है ना, इसको आपको कहता है आप ब्लैक पेन यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें ना, अभी आप लोग जाएंगे कैफ में जो आपका, और कहता है हर सवाल नए पेज से शुरू करना। उसके पीछे रीज़न ही ये होता है आपकी पूरी कॉपी की PDF बनाई जाती है हर सवाल वाइज। और पहले होता था हसान साहब 10 बच्चों की कॉपियां चेक कर लें। अब उसमें अब ये आपके भले के लिए, हसान साहब की 22 थी। हो सकता है कि बेटा आपका नाम क्या है, वर्षा ने पहला सवाल बहुत अच्छा किया और बाकी सवाल बहुत बेकार किया, लेकिन वर्षा का पहला सवाल चेक करके मैं इंप्रेस हो गया। मेरी नज़र में एक परसेप्शन बिल्ट हुआ, यार ये बहुत अच्छी बच्ची है, यह बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने क्या किया, अब आगे वाले सवाल में जब उसने गलतियां भी की थी ना, तो पहले सवाल की परसेप्शन की बेस पे कम मार्क्स काटना शुरू किए। और इसी तरीके से हमने कहा क्या, एक अनस ने पहला सवाल बहुत बेकार किया, गलत उठा लेता है बच्चा, बाकी सवाल मैंने बोला भंडू है यार, इसको तो सवाल ही, तो मेरी परसेप्शन लोगे कि यार इस बच्चे को तो सही से पता ही नहीं है चीज़ें, अब अगले सवाल में इसकी छोटी की गलती के भी मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये परसेप्शन बिल्ड हो जाती है प्रोफेशनल स्टडीज़ में। तो इसीलिए ICAP ने कहा यार ये गलत है। अब ICAP क्या करते हैं, हसान साहब आपको एक बच्चे की पूरी कॉपी चेक नहीं करनी है, आपको पूरे कराची के बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का स्पेशलिस्ट बन गया पूरे। इसी तरीके से दूसरे साहब को क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बेसिकली इससे बाइसनेस खत्म होती है। और याद रखें ICAP क्वेश्चन नंबर 1 पूरे कराची के बच्चों का मुझसे भी चेक करवाएगा और एक किसी और टीचर से भी चेक करवाएगा, ताकि ये कंसिस्टेंसी हो जाए। और फिर एक मॉडरेटर होता है हर कॉपी, हर उसमें 2 बंदे चेक करते हैं और एक मॉडरेटर होता है जिसकी डिसीजन होना होता है कि यार किसने सही चेक किया है। क्योंकि हो सकता है यार एक ने 25 नंबर दिए, एक ने। बाज़ मरतबा जो बच्चे गोल्ड मेडल ले रहे होते हैं और गोल्ड मेडल के दौर में बहुत ज़्यादा टाई हो जाती है ना, तो एक कॉपी 5-5 लोग भी टेस्ट करते हैं। अब आप सोचें ना, ICAP बोलता है गोल्ड मेडल एक बच्चे को देना है एक पेपर में, और 5 बच्चों के 100 में से 93 आ गए, तो फिर बुलाया जाता है और 3-4 टीचर्स को, भाई ये 5 कॉपी है, अब चेक करो और अब आप बताओ कि इनमें से किसके 94 बनते हैं। तो बेसिकली ICAP का टेस्टिंग सिस्टम समझाने बहुत रिगरस है, कभी इस पे डाउट नहीं करना, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो सर क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? IAS 16 की ये हमने क्या पढ़ ली, बेसिक्स, हमने इनिशियल मेजरमेंट पढ़ा और कॉस्ट। IAS 16 के अंदर मेरा आपका साथ यहीं तक था। तो सर अब बाकी IAS 16 की चीजें कौन पढ़ाएगा? द ग्रेट उमर काजी।